बताइए मुझे हेडिंग बताइए क्या लिखा है। क्योंकि आर्टिकल समझ चुके हो, प्रैक्टिकली आर्टिकल दिखा दिया था, क्या मुझे बता सकते हो आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट होता है? खुद से ट्राई करो, करो। आर्टिकल देखा था ना, तो उसमें क्या क्या लिखा था? टेबल एफ को आप क्या कर रहे हो? एक्सक्लूड कर रहे हो, वेरी गुड। और क्या लिखा था? रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर तुमने ध्यान दिया, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जनरल टर्म है, इसके अंदर स्पेसिफिक लिखा था। क्या स्पेसिफिक लिखा था? कि भैया कॉल करके शेयर्स मंगाने का तो प्रोसेस, बायबैक करना है तो उसका प्रोसेस, ट्रांसफर करना है उसका प्रोसेस। तो आर्टिकल का कंटेंट क्या है? आर्टिकल का कंटेंट क्या है? हर चीज की प्रोसेस। ये रूल्स रेगुलेशंस बता रहा है, ये इंटरनल मैनेजमेंट बता रहा है, लेकिन ये जनरल टर्म है। इंटरनल मैनेजमेंट में क्या, टू बी स्पेसिफिक। डन। चलो, तो आपकी बुक यही बता रही है, और आपकी बुक ज्यादा भी नहीं बताएगी, क्योंकि है तो आर्टिकल कितने का, 100 बनने का आर्टिकल हो सकता है आपका, ठीक है? तो हर एक टॉपिक कवर करेगी क्या? नहीं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट की अगर बात की जाएगी, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहले इन्होंने कहा कि साफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एक्सक्लूड करे। एक्सक्लूजन, किसका एक्सक्लूजन? टेबल एफ। लेकिन बस टेबल एफ ही क्यों लिखा है? इनका मतलब एफ जी एच आई सबसे है, इट्स डिपेंड आपकी कंपनी कौन सी है। चलिए, तो एक्सक्लूड कर रहे हैं या तो होली तरीके से या तो पार्टली तरीके से, क्या? टेबल एफ, ये लिखा रहता है। लेकिन उसके अलावा और क्या लिखा रहता था? एडॉप्ट कर रहे हैं क्या? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आगे चल के टॉपिक पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। शेयर कैपिटल में राइट्स के क्या वेरिएशंस आ सकते हैं? बिल्कुल। कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, कितने वैल्यू के होंगे, ये सारी चीज आर्टिकल में डिटेल में लिखोगी। ये बस हेडिंग 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 बता रहे हैं। कैसे मीटिंग्स होंगी, और मीटिंग के अलावा क्या रूल्स होंगे आपके बोर्ड? क्या बस बोर्ड मीटिंग की बात हो रही? बोर्ड मीटिंग की बात हो रही होगी, उनकी कमिटीज की बात हो रही होगी, जनरल मीटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे बस छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं। प्रोविजन किससे रिलेटेड? शोल्डर की मीटिंग। क्या बस 4-5 पॉइंट्स होते हैं? नहीं, कितने सारे होंगे। लेकिन ये बस आपको थोड़ा सा हिंट करें कि हर चीज की कंप्लीट प्रोसेस होती है। डन। आर्टिकल मस्ट कंटेन ऑल द मैटर्स, जो भी आपकी कंपनी के काम के लिए जरूरी है, ताकि हैम्पर ना हो कंपनी के अंदर का काम, कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से चले, इसके लिए हर चीज की प्रोसेस है। लेकिन कुछ 3-4 यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या आप इस एग्जाम्पल्स को और बढ़ा सकते हो? इसमें और सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे जैसे यहाँ थर्ड चैप्टर के बाद से जितने चैप्टर पढ़ोगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? आर्टिकल के कंटेंट ही तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स खोलो, खोलो इंडेक्स, ठीक है? फोर्थ चैप्टर का नाम बताना मुझे। यहाँ क्या बता के रखा है? थर्ड वाला पॉइंट क्या बता के रखा है? शेयर कैपिटल। तो जो भी आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे, तो वो आर्टिकल ही तो बनाना सीख रहे हो आप, ठीक है? चलो, फिफ्थ चैप्टर का नाम बताओ। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। मेंबर्स कैसे, क्या प्रोसेस रहेगी उसकी बनने की? ट्रांसफर कैसे होंगे शेयर्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, तो क्या कैसा इशू प्रोसेस रहेगी? नेक्स्ट, चार्जेस। कंपनी जाकर लोन लेगी बैंक से, और जब बैंक से लोन लेगी तो क्या गिरवी रखेगी? ये चार्जेस में हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम आर्टिकल ही सीख रहे हैं। नेक्स्ट बताइए। डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अलग तरीके से लिखा है। नेक्स्ट, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कैसे उसका ऑडिट होगा, है ना? ऑडिटर कितने साल रहेगा? रोटेशन, याद आ रहा है, हमने ये टॉपिक सुने कि ऑडिटर का रोटेशन होता है, तो इसमें पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज। सिंपल भाषा में बोलो तो मर्जर अमलगमेशन बोल रहे हैं, है ना? एक कंपनी का मर्जर अमलगमेशन कैसे होगा, तो ये लिखा होगा। और बताइए। डॉर्मेंट कंपनी का भी बेसिक मीनिंग तो समझ चुके हैं, कंप्लीट प्रोसेस वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें काफी, है ना, क्रिस्टल क्लैरिटी मिल चुकी है कि डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, लेकिन वहां डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम आए बी पार्ट में, जनरल मीटिंग। तो आर्टिकल में जनरल मीटिंग कैसे होगी? कौन सा वाला पॉइंट दे रखा है इन्होंने यहाँ पर? बताइए। फिफ्थ पॉइंट बता के रखा है, शोल्डर की मीटिंग कैसे होगी। तो आप जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, वो पूरे आर्टिकल ही पढ़ रहे हो। नेक्स्ट बताइए। डायरेक्टर्स, फिर डायरेक्टर पहले समझाया, फिर डायरेक्टर की आपकी बोर्ड मीटिंग होगी, वो कैसे होती है। नेक्स्ट, मीटिंग्स, देन बढ़ो आगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बस आपको कुछ एग्जाम्पल, वापस आएंगे, यहाँ पे बस कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, कंपनी की वर्किंग कैसे होगी, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो जब अगर पूछा जाएगा कि आर्टिकल का कंटेंट कितना है, बस इतना नहीं लिखना है, सब कुछ लिखना है, लेकिन सबकी बस हेडिंग 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 लिखना है। और आखिरी में यही लाइन चिपकाओगे जो आपकी बुक बोलती है, क्या? कि भैया कंपनी का सही तरीके से काम हो, इंटरनल मैनेजमेंट सही तरीके से चले, रूल्स रेगुलेशन उसके बायलॉज बताता है, दैट्स इट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और आखिरी में ईटीसी लिख देना, एक्सेट्रा, कि बस जितना लिखा है उतना नहीं है, जितना लिखा है उतना नहीं है, उससे ज्यादा है। डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आइए, क्या लिखा है? किसका इंटरप्रिटेशन? दोनों। अगर दोनों का इंटरप्रिटेशन करते हैं और दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा है, दोनों में ऑपोजिट लिखा है, कौन प्रिवेल करेगा?
हमेशा मेमोरेंडम। लड़ाई अगर मेमोरेंडम आर्टिकल के बीच में तो कौन जीतेगा? मेमोरेंडम। अगर लड़ाई कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम में, कौन जीतेगा? कंपनीज एक्ट। तो कुल मिला के आपको वो हायरार्की मालूम है, सेक्शन 6 मालूम है, ठीक है। यहाँ बार बार यही बोला कि भैया इंटरप्रेट करना है आपको मेमोरेंडम आर्टिकल को साथ में, ठीक। अब यहाँ 1 2 3 4 पूरे केसेस दे रखे, ठीक है। इन केसेस की मैं बात करूं तो केसेस का सबका कंक्लूजन अभी बस समझते जाओ क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, आर्टिकल शुड बी कंस्ट्रक्ट टू प्रमोट द बिजनेस एफिशिएंसी। हम आर्टिकल क्यों बना रहे, बताओ क्यों बना रहे? बिजनेस का इंटरनल मैनेजमेंट स्मूथली चले ना, क्योंकि मेमोरेंडम में तो हम क्या लिखते हैं? कंपनी क्या काम करेगी, और आर्टिकल क्या बोलता है? कंपनी काम कैसे करेगी, एक डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, एक शेयर होल्डर कैसे शेयर ट्रांसफर करेगा, यही तो पढ़ा हमने अभी आर्टिकल में। तो कंप्लीट प्रोसेस। तो ये कह रहे भैया हम बिजनेस की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल प्रमोट करता है कि बिजनेस सही तरीके से चले। इफ प्रैक्टिस हैज बीन, लगातार कंसिस्टेंटली आप अगर कोई काम कर रहे हैं जो आर्टिकल में लिखा है, आप उसी के तरीके से काम करें। लेकिन हो सकता है आर्टिकल में कुछ मिस हो, आप लेकिन इंटरनल प्रोसेस बहुत सालों से लगातार करे जा रहे हैं, सारी पार्टीज विदाउट ऑब्जेक्शन फॉर दी सेवरल ईयर। एग्जाम्पल, 10 साल से आप कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और करते जा रहे हो, इट इज कंसिडर, हम मानेंगे कि जो वो प्रैक्टिस है, वो जो प्रोसेस है, वो क्या है? वैलिड है। क्योंकि पर्पस हमारा समझो, आर्टिकल बनाने के पीछे हमारा पर्पस है कि काम सही से चले। भले एक दो चीजें आपकी वहां पे मिस हो जाए प्रोसेस में, लेकिन वो आपके बिजनेस की एफिशिएंट के लिए जरूरी है, तो वो काम जो इतने सालों से कर रहा है और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि हाँ वो काम सही है, वो प्रोसेस सही है, अनटिल अनलेस इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके आर्टिकल में वो लिखा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस क्या बोलता है? इफ रूल्स आर्टिकल्स आर अंडरस्टूड एक्सेप्टेड एज अ इंटरनल मैनेजमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस और दूसरा केस सेम बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर अंडरस्टूड है, एक्सेप्ट कर रखा है इंटरनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस में, आप लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत समय से वो आप करे जा रहे हो, तो मान लिया जाएगा कि भैया हाँ आर्टिकल में वो सारी बातें कवर है। तो पहला दूसरे का कंक्लूजन सेम। क्या है कंक्लूजन? अगर कोई काम लगातार बहुत समय से आप कर रहे हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है और बिजनेस के लिए वो सही है, तो मान लिया जाएगा कि आपका आर्टिकल वैलिड है। डन। आपका जो वो प्रैक्टिस है, जो आप काम कर रहे हो, वो भी क्या है? वैलिड है। चलिए आगे जो केस है इसको कनेक्ट करते हैं। मेमोरेंडम शुड बी इंटरप्रेट लाइक एनी लीगल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम को जब आप रीड करोगे, इंटरप्रिटेशन का मतलब समझता क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का समझना। जब आप मेमोरेंडम को रीड करोगे तो उसे आप कैसे समझोगे? उसे आप समझोगे कि भैया जैसे कि आपका क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका क्या लीगल डॉक्यूमेंट विथ नो रिजिड रूल। कोई ऐसे खतरनाक रूल नहीं है, आपको बस फेयर और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकालना है। लैंग्वेज का मतलब आपको थोड़ा फेवरेबल रखना है जो कंपनी के फायदे के लिए हो। हमको ये नहीं करना है कि नहीं नहीं आप ये लिखना भूल गए, ये तो बहुत जरूरी था। जो चीजें जरूरी है वो तो लिखना जरूरी है। हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, याद करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक्सप्रेस होना चाहिए। हमने पढ़ा था कुछ नेगेटिव लिस्ट, याद अगर आ रही हो, कि ये चीजें अगर नहीं लिखी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें इंप्लाइड तरीके से मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। मेमोरेंडम में एक चीज होती है एक्सप्रेस, दूसरा क्या होता है? इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब लिखा ही होना चाहिए, इंप्लाइड मतलब छोटी मोटी बातें अगर नहीं भी लिखा है, इंसिडेंटल है, तो मेन काम को करने के लिए आप वो कर सकते हो। लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट थी, ये इंप्लाइड तरीके से हो ही नहीं सकता, तो वो जरूरी है। अदरवाइज हम हमेशा प्रमोट क्या करेंगे कि भैया बिजनेस के फायदे के लिए हो। पूरे केसेस का कंक्लूजन यही है कि आप अगर कुछ छोटी मोटी चीजें लिखना भूल जाते हो तो हम बिजनेस का फायदा देखेंगे, और वो अगर फायदेमंद है तो वो कंटिन्यू होगा, तो आपका मेमोरेंडम भी वैलिड माना जाएगा, आपका आर्टिकल भी वैलिड माना जाएगा। नीचे आ जाओ। मेमोरेंडम आर्टिकल मस्ट रीड टुगेदर, दोनों को साथ में ही रीड करना है, स्पेशली इन केस ऑफ द एम्बिग्यूटी। व्हाट डू मीन बाय एम्बिग्यूटी? कंफ्यूजन। इफ इन केस कंफ्यूजन है तो आपको प्लीज दोनों को साथ में समझना है, लेकिन स्टिल अगर बहुत ज्यादा ही डिस्प्यूट है, किसी एक को जिताना होगा, तो कौन जीतेगा? मेमोरेंडम, हमेशा मेमोरेंडम, ठीक है। आओ जल्दी। नेक्स्ट, द मेमोरेंडम आर्टिकल मस्ट बी रीड टुगेदर टू सप्लीमेंट ईच अदर, दोनों को साथ में पढ़ना है ताकि एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सके। इफ इन केस क्या है? एम्बिग्यूटीज है, कंफ्यूजन है, तो नीचे की दो बातें कुल मिलाकर सबका कंक्लूजन दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ केसेस कितने दे रखे हैं? 5, लेकिन मैं इसको दो बाइफर्केशन करूंगी। दो केस स्टार्टिंग के और आखिरी के 3 केस क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग के 2 केस बस ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ ज्यादा समय तक आप किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, शायद वो आर्टिकल में कवर नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस सही है बिजनेस के पर्पस के लिए, तो मान लिया जाएगा कि आपकी वो प्रोसेस वैलिड है।
भले ही वो कवर नहीं है। पहला कंक्लूजन समझ में आया। दूसरा, मेमोरेंडम आर्टिकल हमेशा साथ में ही रीड करेंगे, दोनों का इंटरप्रिटेशन जो हम निकालेंगे दोनों को साथ में समझ कर करेंगे। अगर कल को कोई भी एम्बिग्युइटी होगी तो हमें आर्टिकल का भी सपोर्ट लेना है मेमोरेंडम को समझने के लिए, उसे छोड़ना नहीं है ये सोच कर कि वो तो छोटा है। याद करो इससे पहले भी केसेस आ चुके हैं और उसमें यही कंक्लूजन होता था। तो यहाँ पूरा इंटरप्रिटेशन, तो बस आपको इतना मार्क करना है। आ जाइए, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज रिवील, प्रैक्टिस क्या लिखा है, अगर बहुत ही वेग टाइप की है, ठीक है, सेवरल ईयर्स एक्सेप्टेड बाय दी एवरीवन विदाउट चैलेंज, अगर सबने एक्सेप्ट कर ही ली है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो कि लॉन्ग ईयर से चल रही है मान लिया जाएगा कि भैया वो सही सेंस में चल रही है क्योंकि बिजनेस का फायदा है। दूसरा, मेमोरेंडम और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहना है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं रहना है कि नहीं नहीं चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। इसको आपको थोड़ा सा बिजनेस के फायदे के लिए समझने की जरूरत है। मस्ट बी रीड फेयरली, और इसका जो इम्पोर्ट होगा वो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज से करना पड़ेगा। अभी जिगल में एक चैप्टर पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, वो जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ना किसी लॉ को जब पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त उसका क्या मतलब समझते हैं वो समझाया जाएगा। तो रूल्स जब पढ़ोगे तो पहला रूल जो आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा जो लॉ में लिखा है वो आपको अच्छे से समझना है और उसका मीनिंग वही निकालना है जो लिखा गया। फिर जब आप सेकंड रूल में पहुंचोगे तो उसमें ये लिखा है कि एकदम बहुत कठोर नहीं होना है, बहुत रिजिड नहीं होना है, आपको क्या निकालना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा रीजनेबल चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब आप तीसरा लॉ पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई जब लॉ बना था वो आज नहीं बना है, लॉ कब के बने हैं बच्चों, तो उस समय में जिस सोच के साथ बना था उस सोच के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लॉ पढ़ना सिखाया जाएगा, लॉ का क्या मीनिंग आपको निकालना चाहिए, क्योंकि लॉ जो आज आप पढ़ रही है हमेशा ही रहेगा क्या, नहीं, ये तो बदलता रहेगा। तो जब इसमें चेंजेस आते रहेंगे आपको क्या मतलब समझना चाहिए, इसलिए वहां जब आप पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी, और यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे। सेम विथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। चलिए, डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे, बता दोगे ना तुम लोग तो, चलो ट्राई करो। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना चाहते हैं, ठीक है, पहले हम ट्राई करेंगे। अंश अंश अंश, जितने पॉइंट्स आ रहे बता, जितने पॉइंट्स आ रहे में डिफरेंस। वो सेकंड होता है, गुड। ऑब्जेक्ट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 पॉइंट्स। और बच्चों जो खड़े हैं ना, हाथ का सपोर्ट मत लो, पनिशमेंट वाली फील आनी चाहिए, है ना। चलो, हाथ का सपोर्ट नहीं, हाँ, बस 3। चलो अब ट्राई करेंगे बाकी सारे बच्चे इन 3 पॉइंट के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट बताने, बताओ। मेमोरेंडम को रेटिफाई नहीं करेंगे अगर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता है, गुड। आर्टिकल को किया जा सकता है, टेबल यहाँ पे ABCD होता है, यहाँ पे F से चालू होता है, वेरी गुड, 5 पॉइंट। और वेरी गुड वेरी गुड, फिक्स होता है, वेरी गुड, कितने अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो। हाँ, और हाँ ये रिपीट हो गया, ये बता दिया था, है ना, अंश ने बता दिया था। और ये भी बता दिया था अंश ने। और मुझे बताओ अंश ने कितने पॉइंट बताए, 3, तुम लोगों ने मिला के 7 कर दिए। एग्जाम में मिली भगत होगी क्या, नहीं, ट्राई करो एक बच्चों को ये सारी बातें पता हो, क्योंकि पढ़ा तो हम सब ने है ना, किसी ने कुछ ग्रैब किया, किसी ने कुछ ग्रैब किया, अरे सब कर लो ना एक साथ, ठीक है। चलो, तो बस ये दर्द है, बाकी कुछ भी नहीं। अब आपकी बुक की बात करेंगे, देखते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए और कुछ अगर रह गया तो ऐड ऑन करेंगे, डन। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट बताता है और ये क्या बताता है, रूल्स बताता है इंटरनल मैनेजमेंट का, कवर किया तुमने। सिचुएशन, ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, आपने मेन और सबऑर्डिनेट कर कर यही बात बताई। चलिए, रिलेशनशिप की बात की जाएगी, ये आपके लिए पॉइंट नया है। ये पॉइंट क्यों नया है, क्योंकि ये आगे के पॉइंट्स है, ये अभी आगे चल के कंसेप्ट आप पढ़ोगे, अगर ये पढ़ते तो ये भी आप एड ऑन कर देते, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आ जाइए, क्या लिखा है, जो कंपनी है, ये कंपनी का रिलेशन किसके साथ है, आउटसाइडर के साथ। लेकिन थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करो, हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वेरी गुड, आउटसाइडर को क्या बोला, कंपनी का मेमोरेंडम पढ़कर आना,
नहीं तो गलती तुम्हारी। तो ये कह रहा है कि भैया ये कंपनी और आउटसाइडर के रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन कुछ है नहीं, बस वो क्या कह रहे हैं कि भैया आउटसाइडर पढ़ कर आना मेमोरेंडम को। ये क्या बोल रहा है, ये कंपनी और मेंबर्स की बात है। आउटसाइडर पढ़ के आएगा तब कौन ट्राई करेगा, लेकिन ये तो मेंबर के लिए ना कि भैया अंदर काम होगा कैसे। मेंबर तुम देख लो क्योंकि तुमने पैसा लगाया है, तुमने अगर पैसा लगाया है तो आपको इंटरनल मैनेजमेंट पता होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट आगे चल के कवर होंगे इसलिए आपसे मिस हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेसेसिटी कंपल्शन की बात करेंगे तो मेमोरेंडम क्या बोल दिया, मेमोरेंडम क्या बोल दिया, कंपल्सरी। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू हैव देयर, ये ऐसा नहीं कह रहे कि एओ नहीं चाहिए, बस वो क्या कह रहे खुद का ओन। इसका मतलब क्या, मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल क्या, एफ जी एच आई है ना। तो यहाँ इन्होंने कुछ नहीं जबरदस्ती का डिफरेंस बनाने का ट्राई किया, ठीक। नेक्स्ट चेंजेस की बात करेंगे, यहाँ डिफिकल्ट है चेंज करना एमओ, यहाँ क्या बोल दिया कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन आप आर्टिकल को भी डिफिकल्ट बना सकते हो, कैसे, थ्रू एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, वेरी गुड। नेक्स्ट नेचर की बात करेंगे, ये चार्टर डॉक्यूमेंट है, ये राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। तुम्हें नहीं लग रहा शब्द अलग है कंसेप्ट सेम है, ऊपर जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, जब हमने फंडामेंटल डॉक्यूमेंट पढ़ा, इन दो पॉइंट्स को इन्होंने बस वर्ड बदलकर एक अलग से डिफरेंट पॉइंट बनाया, तुम भी ये कर सकते हो अपने, है ना। लेकिन जब भी आप सेम चीजों को अलग वर्ड से समझाने का ट्राई करोगे तो प्लीज गैप रखना, ऊपर बताना आखिर में बताना, दोनों को साथ साथ में बता देंगे तो भैया एग्जामिनर को क्या लगेगा, भैया रिपीट मार रहे हो, तो ट्राई बस ये करना। नेक्स्ट क्या लिखा है, सुप्रीमेसी की अगर बात की जाएगी तो सुप्रीम यहाँ पर कौन है, नॉट गवर्न बाय एओ, तो खुद मेमोरेंडम सुप्रीम होता है, और आर्टिकल आर्टिकल की बात की जाएगी तो वो सुप्रीम नहीं होता। तो यहाँ बस लैंग्वेज क्या लिखा है, नॉट गवर्न बाय एओ, लेकिन ये गवर्न बाय एओए होता है, सॉरी एमओए होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात की जाएगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैसे होगा, क्या यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, बस ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, नाम बताया जा रहा है, सिचुएशन। यहाँ बोलते हैं यहाँ पे चीजें स्पेसिफिक होती है, शेयर कैसे ट्रांसफर होगा, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, सीएस को कैसे अपॉइंट करना है, ये सब कहाँ लिखा रहता है, आर्टिकल में। तो यहाँ चीजें स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज आप अपनी डिफरेंट रखिए कि हाँ मेमोरेंडम गवर्न बाय क्या होता है, कंपनीज एक्ट, और आर्टिकल गवर्न बाय मेमोरेंडम, ठीक है, एमओए। नेक्स्ट प्रोविजन, इट्स फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट, इट्स फॉर्म अंडर, यही बोला है जो अभी खत्री ने बोला, बस अलग तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाकर। ये बस मैंने आपको शॉर्ट में दे दिया। अब तुम्हारी बुक की बात करेंगे, तुम्हारी बुक में और मेरे प्रेजेंटेशन में डिफरेंस बताओ क्या, और बेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। एग्जाम में सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसिस। नहीं बन रहा है, लास्ट ऑप्शन है कि भाई ये बोरिंग प्रेजेंटेशन में आप आ जाओ, लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी मॉड्यूल तो थोड़ी बोरिंग आपको देता है, पैराग्राफ फॉर्म में देता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है आंसर में, कि भाई प्रेजेंटेशन दो ना, एग्जामिनर को इजी करो ना। एग्जामिनर जितना ईज होगा बच्चों उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा आपको ऐसा लिखा है ना, तो क्या खुद आपका मन करता है ये सब पढ़ने का, नहीं, खुद आपका मन करता है नहीं, तो प्लीज ट्राई करो चीजों को थोड़ा प्रेजेंटेबल दो मुझे, बस अपने आंसर में, दैट्स इट, मेरी डिमांड बस इतनी है, ठीक है। चलिए तो ये लिखा है, चार्टर्ड है, रूल्स रेगुलेशन बताता है, कैन नॉट इजिली ऑल्टर, यहाँ बोला स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ स्पेशल और ओआर वाली बातें थी, ठीक है। इन सम केसेस परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट भी लेना पड़ता है, इन्होंने कहा भैया यहाँ पे इतनी कोई जरूरत नहीं होती। कैन नॉट इंक्लूड द क्लॉज कॉन्ट्री टू कंपनीज एक्ट, क्या लिखा है यहाँ पे तो कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम दोनों का ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल हो, तुम तो मेमोरेंडम के भी अगेंस्ट जा सकते हो और कंपनीज एक्ट के। मेमोरेंडम को क्या बोला, तुम बस किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, कंपनीज एक्ट के। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी और आउटसाइडर के रिलेशन की बात की जा रही है, यहाँ कंपनी और मेंबर आपस में भी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है जो हम कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बियॉन्ड द स्कोप क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस, ठीक है, यूनानिमस वोट से भी ये रेटिफाई नहीं होगा। ये तो क्या बोलता है भैया, डायरेक्टर की गलती को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। किससे ठीक किया जा सकता है, बाय दी शेयर होल्डर। यूनानिमस रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, डन। चलिए यहां ये डिफरेंस खत्म। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अब मैं यही वाला बता रही हूं आपको जो मैं ये कह रही हूं ना कि ये अब आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए यहां के लिए प्लीज ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात हो रही है कि कंपनी का मेमोरेंडम पढ़कर आए, कोई भी बाहर से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आता है तो, ठीक है। चलिए कुछ लीगल इफेक्ट पढ़ेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल में। लीगल इफेक्ट में यहाँ पे उन्होंने बोला, हम सेक्शन नंबर 10 पढ़ रहे, सेक्शन नंबर 10 बोलता है मेमोरेंडम आर्टिकल को रजिस्टर्ड करना है, और जैसे ही रजिस्टर्ड होता है, बताइए कहाँ रजिस्टर्ड होता है, आरओ से।
जिस दिन आपका मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर्ड होता है उस दिन सब क्या हो जाएंगे, बाइंड, सब बाउंड हो जाएंगे। किससे बाउंड हो जाएंगे, यहां इन्होंने कहा कि भैया अलग अलग तरीके से आप बाउंड होते हैं, कंपनी और उसके मेंबर। सेम एक्सटेंट इफ दी साइन बाय द कंपनी बाय ईच मेंबर, क्या मेमोरेंडम के आखिरी में साइन होता है, हाँ। क्या आर्टिकल के आखिरी में साइन होता है, हाँ। जिस दिन आपने साइन किया बाउंड बाय ऑल द प्रोविजन, मेमोरेंडम में जो कुछ लिखा है, आर्टिकल में जो कुछ लिखा है, उस दिन मेंबर्स तुम्हारा अग्रीमेंट हो गया। मेमोरेंडम का कौन सा वाला क्लॉज होता है जिसमें सिग्नेचर होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, जिसमें सब्सक्राइबर क्या करते हैं, साइन, याद आ रहा है, नाम लिखा रहता है, देन नंबर ऑफ शेयर्स लिखा रहता है, देन सिग्नेचर रहता है, फिर विटनेस के ही सारी चीजें और साइन के साथ। तो जिस दिन सब्सक्राइबर ने साइन किया, जिस दिन आर्टिकल के आखिर में साइन होता है, तो साइन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है, कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और एक पार्टी कंपनी, दूसरी पार्टी कौन है, सब्सक्राइबर, मेंबर्स बोल दूं मैं इन्हें, ठीक है। तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट, ठीक है। यहां इन्होंने बोला चलिए समझते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल, सॉरी सब सेक्शन 2 बोलता है स्टेट ऑल द मनी इज पेबल बाय द मेंबर, मेंबर ने इतने पैसे दिए कंपनी को टू द कंपनी अंडर मेमोरेंडम आर्टिकल। तो एक तरीके से कंपनी ने पैसा लिया है ना, अगर कंपनी ने पैसा लिया है तो मेंबर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेंबर और कंपनी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए समझते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और एक दूसरे के लिए वो क्या है, बाउंड है। चलिए सबसे पहला कौन बाउंड है, पहली हेडिंग क्या है, कौन बाउंड है, मेंबर। दूसरी कौन बाउंड है, कंपनी भी। मेंबर तुम बाउंड हो, तुमने वादा किया था कि तुम 1 लाख दोगे, तो बाउंड हो ना तुम भी, 1 लाख तो देना पड़ेगा। चलो कंपनी तुम भी बाउंड हो, कंपनी क्यों बाउंड है, अरे डिविडेंड भी तो तुमने कहा था दोगे, तुमने कहा था कि मीटिंग में बुलाऊंगा, नोटिस दूंगा, तो कंपनी भी तो बाउंड है। तो दोनों के अपने अपने राइट्स है। मेंबर बाउंड है मतलब वो पैसा देगा, कंपनी बाउंड है मतलब मेंबर्स के जितने राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स आप दीजिए, नोटिस देके मीटिंग में बुलाइए, मीटिंग में उसको वोट देने का हक है, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही तो डिविडेंड में उसका हक है। तो सब बाउंड है एक दूसरे के लिए, डन। ये लिखा क्या है बताइए, ये क्या लिखा है, थर्ड वाला पॉइंट, इंटर से, व्हाट डू मीन बाय इंटर से, आपस में। इंटर से मतलब क्या होता है, आपस में। मेंबर आपस में बाउंड है क्या, बताइए बाउंड है क्या। एक तरफ होती है पार्टनरशिप, एक होता है भैया हमारा कंपनी से, है ना। पार्टनरशिप में क्या हमने म्यूचुअल एजेंसी समझा है, व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी, बताइए म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, पार्टनरशिप की बात हो रही है, सब एक दूसरे के लिए लाइबल है। मैं पार्टनर हूं, मैं कुछ काम करती हूँ, कुछ गलत होता है तो तुम लोग भी सब लाइबल हो ना। क्या कंपनीज एक्ट में ये होता है मेंबरों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है क्या, नहीं होती है। अगर मैंने पैसे पे नहीं किया तो तुम मेरे बिहाफ में कर दोगे ना, अगर मैंने कुछ गलत किया तो तुम पे भी बर्डन आता है क्या, नहीं। यहां मेंबर में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में होती है, पार्टनर्स के बीच में। तो क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए, एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, कंपनी और मेंबर्स के बीच में। मैंने रिलायंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, गोल्डी ने रिलायंस कंपनी के साथ किया, सृष्टि ने रिलायंस के, कंचन ने रिलायंस कंपनी के साथ। क्या सृष्टि और कंचन का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या मेरा गोल्डी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेंबर का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या वो एक दूसरे के लिए बाउंड है, क्या नहीं। तो हम 4 सिचुएशन पढ़ रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या, मेंबर कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, तो मेंबर बाउंड, कंपनी मेंबर के साथ तो कंपनी बाउंड। क्या पहली 2 सिचुएशन समझ में आए, लेकिन क्या मेंबर आपस में बाउंड है, नहीं। ये बात याद रखना, घुमाकर पूछा जाएगा। चलिए डी पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी टू आउटसाइडर। ये क्या बात हुई है, क्या कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड है, कैसे बाउंड हो गई, हम तो कोई बाउंड नहीं है। आउटसाइडर समझ लो, गोल्डी से मुझे लोन लेना है, गोल्डी आउटसाइडर है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या बोला, गोल्डी मेमोरेंडम पढ़कर आना, खुद से आर्टिकल पढ़कर आना। तुम जब पढ़कर आओगे तो अलग से एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मेमोरेंडम आर्टिकल से ही हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। भाई मेमोरेंडम के आखिरी में गोल्डी ने साइन किया कि सब्सक्राइबर ने साइन किया, आर्टिकल के आखिरी में गोल्डी ने साइन किया कि सब्सक्राइबर ने। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, कंपनी और सब्सक्राइबर मेंबर्स का, कंपनी और सब्सक्राइबर्स का। क्या गोल्डी के साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल के दम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, गोल्डी के साथ तो मैं अलग से एक डीड बनाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट। समझ लो गोल्डी बैंक है, बैंक से मुझे लोन लेना है, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारे बैंकों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल के दम पे क्या गोल्डी मुझ पे केस कर सकता है कि देखो दीदी आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं। हमारा एक अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है।
तो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में मेमोरेंडम और आर्टिकल के दम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनके लिए एक सेपरेट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर अब कंपनी बाउंड हो जाएगी आउटसाइडर के लिए, लेकिन रीजन वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आर्टिकल और मेमोरेंडम नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, मेंबर आपस में बाउंड है क्या, तो आंसर है नो। इंटर से आपस में होता है। 10 रुपए का नहीं, तुम पूछ क्या रहे हो, क्वेश्चन क्या है? हम्म, हाँ इन्होंने अभी बस हेडिंग बताई, नीचे भी एक्सप्लेन करे एक एक पॉइंट को, है ना, नीचे लिखा है, ठीक है। चलो बता रही है, तुम्हारा भी डाउट क्लियर है। बताओ पहले बताओ, अभी इंट्रोडक्शन लेवल में कंसेप्ट क्लियर है, अभी इसकी डिटेल में जाना है। पहला, मेंबर बाउंड है, मेंबर बाउंड है कि नहीं, लिखो यस मेंबर बाउंड है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी बाउंड है, कंपनी बाउंड है बताओ, चलो यस। फिर क्या लिखा है, मेंबर लिखो, मेंबर बाउंड नहीं है। हेडिंग इस तरीके से लिखो ताकि पढ़ के कंफ्यूजन ना हो, ऐसा लिखो, मेंबर नॉट बाउंड इंटर से विथ ईच अदर। हेडिंग में ही लिखो क्योंकि उन्होंने ये अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। वापस, हेडिंग आपकी कंफ्यूज करेगी आपको, आप हेडिंग में ही क्लैरिटी रखो। क्या लिखोगे, मेंबर आर नॉट बाउंड इंटर से, मेंबर एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं है। अगर मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा है, आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है, तो मेरी लाइबिलिटी कंपनी के लिए, क्या मेरी लाइबिलिटी दूसरे मेंबर के लिए है क्या? दूसरे मेंबर ने अगर लॉस कर दिया तो क्या मैं उसके लिए लाइबल हूं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। क्लैरिटी है? अब एक एक करके सब पढ़ेंगे। नीचे कंपनी बाउंड टू आउटसाइडर है क्या, नो, यहां लिखो नो। आपकी जो बुक की हेडिंग है यस लिखो, यस लिखो, और यहां क्या लिखो, नो, और यहां भी क्या लिखोगे, नो। बात समझ में आ गई? क्या मेंबर का आपस में अग्रीमेंट है? नहीं। क्या कंपनी का आउटसाइडर के साथ अग्रीमेंट है? नहीं। तो आ जाओ अंदर की डिटेल में जाएंगे। चलिए, अभी बेसिक हेडिंग समझ में आई, मेन हेडिंग बताओ क्या लिखा है, लीगल, क्या लिखा है, लीगल इफेक्ट। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल जिस दिन रजिस्टर्ड हो गया उस दिन लीगल इफेक्ट क्या होगा, सब बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। कौन कौन बाउंड होंगे बताओ, कौन कौन बाउंड होंगे? मेंबर बाउंड हो जाएगा कंपनी के लिए, कंपनी बाउंड हो जाएगी मेंबर के लिए, लेकिन मेंबर एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं है, और कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं है। कंपनी अगर आउटसाइडर के लिए बाउंड होना चाहती है, उसके लिए उन्हें मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं, उसके लिए उन्हें एक सेपरेट अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तब मैं बाउंड होगी। डन। चलिए, अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज बच्चों आप जानते हो, एक एक जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो एक ही पैराग्राफ में, एक ही लाइन में छुपा छुपा के देते हैं, ठीक है। बस मैं अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको लेकर जा रही हूँ ताकि आपके पास लिखने वाला कंटेंट रहे, ठीक। आ जाओ, हेडिंग, पहली हेडिंग क्या है, क्या मेंबर बाउंड है, मेंबर बाउंड है, हाँ। तो पहली लाइन ये है कि मेमोरेंडम आर्टिकल जिस दिन रजिस्टर होते हैं उस दिन से मेंबर क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? प्लीज बताते वक्त भी मुझे, है ना, अच्छे से बताना, मेंबर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, देयर प्रोविजंस। अरे मेमोरेंडम में जो लिखा है, आर्टिकल में लिखा है, चलो, तो आपको वो प्रोसेस तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, मेंबर कैन नॉट मेक अग्रीमेंट, क्या आपस में मेंबर कोई एक अग्रीमेंट बना ले जो कि क्या लिखा होगा, एओई के अगेंस्ट लिखा होगा। आर्टिकल में लिखा है ये काम ऐसा होना चाहिए, तो सारे शोल्डर, मैं राकेश अभिषेक सर, हम शोल्डर है कंपनी के, ठीक है। हमने आपस में सोचा एक अग्रीमेंट बना लेते, आर्टिकल में कुछ और लिखा है और अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है, कौन जीतेगा बच्चों? आर्टिकल। वापस हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं, सेक्शन 6 एक बात पहले ही आपको क्लियर कर चुका है, सबसे पहले क्या आएगा, कंपनीज एक्ट, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और इसके नीचे क्या आता था, याद आ रहा है क्या क्या लिखते थे, अग्रीमेंट लिखते थे, रेजोल्यूशन लिखते थे, डायरेक्टर ने कुछ हरकत कर रखी, ये सब लिखते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं राकेश अभिषेक सर आपस में एक अग्रीमेंट बना लेते, या फिर मैं राकेश अभिषेक आपस में एक रेजोल्यूशन पास कर लेते जिसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन पास, सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल कर लेते, लेकिन आर्टिकल में तो लिखा कुछ और है, आपने उसके अगेंस्ट कोई अग्रीमेंट बनाया, तो कौन जीतेगा, आर्टिकल। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे, मेंबर आप कोई भी अग्रीमेंट के थ्रू काम नहीं कर सकते जो क्या है, आर्टिकल के अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी। क्या 3 पॉइंट समझ में आए? वापस पहला पॉइंट क्या बोलता है, जिस दिन मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर होता है उस दिन आप क्या हो जाते हैं, बाउंड। किसकी बात हो रही, मेंबर, उस दिन मेंबर तुम बाउंड। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बाउंड हो गए ना, तो जो लिखा है मेमोरेंडम में, जो लिखा है आर्टिकल में, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते आपस में अग्रीमेंट के थ्रू जो आर्टिकल के अगेंस्ट हो। डन।
यहाँ एक केस दे रखा है, ये केस का नाम अभी याद नहीं रहेगा, ठीक है, वीबी रंगाराज, ये केस का नाम अभी याद नहीं होगा, आगे चल के बार बार ये केस आएगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता रखेगा, आगे चल के हम कहानी समझेंगे इसकी। शॉर्ट में बस इतना है कि आपस में शोल्डर ने अग्रीमेंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मैं रॉकी साहब अभिषेक सर, हमने आपस में एक अग्रीमेंट बना दिया, जो बात आर्टिकल में लिखी नहीं थी, आर्टिकल के अगेंस्ट थी, तो कौन जीतेगा, आर्टिकल जीतेगा कि हमारा अग्रीमेंट? एनसीएलटी के पास केस जाएगा और एनसीएलटी क्या बोलेगा, भैया हम आर्टिकल की बात मानेंगे, तुम्हारा अग्रीमेंट साइड हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है, शेयरहोल्डर ने आपस में अग्रीमेंट किया और क्या करना चाह रहे थे, एओए को ओवरराइड, व्हाट डू मीन बाय ओवरराइड, उसके अगेंस्ट जा रहे थे, उसको प्रिवेल करने का सोच रहे थे, नहीं कर सकते, कैन नॉट ओवरराइड द एओए, क्यों, क्योंकि भैया वो तो उसके नीचे ही आता है, ये लिखा है कंक्लूजन। एक और केस दे रखा है, इस केस की कहानी थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ थोड़ी सी कहानी दे रखी है। अ ट्रस्ट ऑफ बैंकरप्ट मेंबर, समझना, मैं रॉकी अभिषेक सर, ठीक है, मैं बैंकरप्ट हो गई, रॉकी अभिषेक सर कंपनी में है, तो जब भी बैंकरप्ट होता है ना, तो बैंकरप्ट के लिए एक ऑफिसर आता है, मैंने अक्सर आपको बताया, उस ऑफिसर का नाम बताओगे, लिक्विडेटर, और नाम क्या रहा है, ऑफिशियल कोई असाइनी कह रहा है, ऑफिशियल असाइनी या फिर लिक्विडेटर, ठीक है। अब होता है क्या है, समझना, आपने क्यों लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ज्यादा क्यों सुन रखा है तुमने, क्योंकि तुम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो कंपनीज एक्ट की दुनिया में ना कंपनी का लिक्विडेशन होता है, और कंपनी का लिक्विडेशन होता है मतलब कंपनी का दिवालिया ही निकल रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, और इसमें एक लिक्विडेटर ऑफिसर आता है, लेकिन ऐसे एक इंसान भी होता है, उसका भी दिवालिया निकलता है, जब उसका दिवालिया निकलता है तब हम लिक्विडेटर टर्म यूज नहीं करते, इंसान वही है, काम करने वाला ऑफिसर वही है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम बदलता रहता है, तो कभी उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं, कभी उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफिसर बोल सकते हैं, ऑफिशियल असाइनी बोल सकते हैं, तो अलग अलग नाम से उसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बस एक अलग नाम बोल रखा है, लेकिन हाँ एक बंदा है जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया मैं, और मेरे पूरे एसेट, पूरी प्रॉपर्टी में हक उस ऑफिसर का आएगा, ऑफिसर सारे एसेट्स को बेचेगा, जैसे कंपनी में होता है, कंपनी में क्या किया जाता है, पूरे एसेट्स को बेचा जाता है, लिक्विडेटर क्या करता है, धीरे धीरे पैसे चुकाता है कंपनी के अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस, कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को देना है, ये तो सेम विथ में मेरे साथ भी यही होगा, मेरे सारे एसेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी, उसे धीरे धीरे बेचा जाएगा। अब वो ऑफिसर आता है और मेरे सारे एसेट्स को बेचता है, मेरा घर बेचता है, मेरी गाड़ी बेचती है, मेरी कार बेचता है, सब बेचता है। बच्चों मेरे पास शेयर्स भी तो है, शेयर्स मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं, बिल्कुल है, तो अगर शेयर्स मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसे भी बेचा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा कि सुन ऑफिसर, तो आ गया है बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन तुझे भी आर्टिकल की बात माननी पड़ेगी, मेंबर बाउंड है, किसके लिए बाउंड है, कंपनी के लिए, मेंबर बाउंड है ना, कि आर्टिकल में जो लिखा है वो फॉलो करेगा। अब तुम्हारे बिहाफ में कोई ऑफिसर आ गया है, तो ऑफिसर को भी आर्टिकल की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। क्लैरिटी है बच्चों? अब ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, अ ट्रस्टी, यहाँ पे ट्रस्टी कौन है, वो ऑफिसर, ट्रस्टी कौन है, वो ऑफिसर, ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट, बैंकरप्ट कौन, मैं, बैंकरप्ट मेंबर वॉज बाउंड बाई दी, अगर मैं अगर इंसॉल्वेंट नहीं हुई थी, मैं बैंकरप्ट नहीं हुई थी, बैंकरप्ट भी इंसॉल्वेंट ही है, ठीक है, कंपनी के लिए इंसॉल्वेंट वर्ड यूज किया जाता है, इंसानों के लिए बैंकरप्ट, आपने बैंकरप्ट भी सुना ही है, लेकिन जब से आप कॉमर्स पढ़ने लगे आपने इंसॉल्वेंसी सुना है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी, इंसानों के लिए बैंकरप्ट, ठीक है, बैंकरप्सी बोलते। चलिए, तो अगर वो ट्रस्टी ऑफिसर ऑफिसर आता है, जब मैं नॉर्मल इंसान थी, मुझे आर्टिकल फॉलो करना है, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गई, तो मेरे बिहाफ में जो ऑफिसर है वो भी क्या करेगा, आर्टिकल फॉलो करे, तो बोथ केस में आपको आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा। बस वो ये कह रहे हैं रिगार्डिंग द सेल ऑफ द शेयर, शेयर अगर बेचना है, शेयर अगर बेचना है तो बात सुननी पड़ेगी। अब हुआ क्या था, तुम्हारी बुक में थोड़ा सा केस को इलैबोरेट करती हूँ, थोड़ा सा केस को इलैबोरेट करती हूँ। यहाँ पे बोरलैंड ट्रस्टी, ये केस का नाम है, हुआ क्या है थोड़ा समझो। आर्टिकल में साफ लिखा था कि कोई भी अगर मेंबर क्या होता है, बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्सी में जाता है, ठीक है, हिज शेयर सोल्ड, बेचा जब जाएगा उसके शेयर्स को, तो उसकी प्राइस कौन फिक्स करेगा, डायरेक्टर। आर्टिकल में साफ लिखा है कि अगर मेरे शेयर्स बेचे जाएंगे, कोई भी बैंकरप्ट होगा, तो बेचने का तरीका क्या होगा, डायरेक्टर जो प्राइस फाइनलाइज करेगा वही प्राइस होगी। अब डायरेक्टर ने एक प्राइस फाइनल किया, ठीक है, ट्रस्टी आ जाता है, क्योंकि मैं तो इंसॉल्वेंट हो चुकी हूँ, ट्रस्टी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा ये, ऐसे कैसे, लेकिन ये तो आर्टिकल में लिखा है ना, अगर आर्टिकल में लिखा है तो उस ट्रस्टी को भी ये बात माननी पड़ेगी। इसमें केस स्टडी आ सकता है जिसमें आपको सेम डेटा दे रखा होगा कि एक ट्रस्टी आया है, बैंक यहाँ पर सॉरी डायरेक्टर यहाँ पर प्राइस फाइनल कर रहा है, ट्रस्टी इसे मान नहीं रहा है, तो बताइए ट्रस्टी को मानना चाहिए कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रस्टी को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर इज बाउंड, मेंबर क्यों बाउंड है,
कंपनी के लिए, क्योंकि मेमोरेंडम आर्टिकल जिस दिन से रजिस्टर होता है उस दिन से वो बाउंड हो जाए। ये पूरा लीगल प्रोविजन आपको समझाना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चों? चलिए, तो हमने यहाँ पे कितनी बातें पढ़ी। अच्छे प्रेजेंटेशन की बात करूं तो कितने पॉइंट्स पढ़े? पॉइंट्स कितने? 1 2 3 और 2 केसेस, ठीक है। चलिए, 3 बातें। पहला पहला क्या? रजिस्टर होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल बाउंड हो गया हमारा मेंबर। दूसरा पॉइंट, प्रोविजंस आपको क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है। तीसरा पॉइंट, कोई भी आपस में अग्रीमेंट कर कर कुछ भी ओवरराइड वाली बात आप लिख नहीं सकते। 2 केस, रंगाराज का कंक्लूजन क्या था? क्या आपने आपस में अग्रीमेंट किया, ठीक है, और ओवरराइड करो। देन उसके बाद बोरलैंड ट्रस्टी के केस में क्या था? जरूरत है कि नहीं है? ट्रस्टी बाउंड है ना, लेकिन हाँ, मेंबर तो है ही नहीं ना उसका शेयर, हम ये मान के चले ट्रस्टी के कंट्रोल में आ गया। तो कह रहे मेंबर भी अगर मान रहा था तो अब उसकी जगह पे ट्रस्टी आ गए तो ट्रस्टी को भी मानना पड़ेगा। तुम अगर नोटिस कर रहे हो तो बच्चों, ये जो केसेस है वो केसेस क्या इन्हीं पॉइंट्स को तो समझा रहे हैं? मुझे बताओ, ये अग्रीमेंट वाला जो रंगाराज वाला केस है वो किसको समझा रहा है? थर्ड पॉइंट को समझा रहा है, ठीक है। ये ट्रस्टी मेंबर बाउंड है, ये किसको समझा रहा है? पहले वाले पॉइंट को। तो बात बस 3 है, बस वो केसेस के थ्रू आपको वो 2 कहानियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स इट। तो बातें अगर 3 भी लिखते हो सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ ये दोनों केस एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी है। रंगाराज का नाम याद रखना, बोरलैंड ट्रस्टी का नाम याद रखना। डन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक। तुम्हारी अगर मैं बुक में आऊं तो बुक में ये सारी बातें कहाँ लिखी है? देखो, ईच मेंबर बाउंड बाय दी कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ओरिजिनली मेड, जिस दिन मेमोरेंडम बना था उसमें आपने साइन किया था, उस दिन आप क्या हो चुके हैं? बाउंड हो चुके हो। ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ टाइम टू टाइम ये ऑल्टर होगा, तो जो भी ऑल्टरेशन हो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए, अनदर केस, शोल्डर नॉट एंटर इनटू द अग्रीमेंट। आप अग्रीमेंट करके भी कुछ भी कॉन्ट्ररी नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते आर्टिकल के। रंगाराज के थ्रू इन्होंने बताया। मुझे बताओ, क्या तुम ये पॉइंट वाइज बता दोगे अच्छे प्रेजेंटेशन में? बता दोगे? चलिए, बोल्डलैंड का ट्रस्टी का केस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक बताइए, क्या लिखा है? कौन बाउंड है? कंपनी, पक्का। अब ये देखो यहाँ पे है ना, आपका प्रेजेंटेशन बस चेंज पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको। पहला, प्लीज ध्यान देना, अब किसकी बारी हो रही है? कंपनी, तुम भी बाउंड हो, बस मेंबर थोड़ी ना बाउंड है, कंपनी भी बाउंड है। पहला, मेंबर, तुमको कुछ भी गलत लग रहा है ना, कंपनी पे क्या कर दो? केस कर दो। मेंबर कैन सू दी कंपनी फॉर दी, कब? अगर मेमोरेंडम में कुछ लिखा है, आर्टिकल में कुछ लिखा है, कंपनी तुम मुझसे फॉलो क्यों नहीं करे? अगर हम फॉलो करें तो तुमको भी फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो मेंबर क्या कर देगा? मेंबर क्या कर देगा? आप पे केस कर देगा। पॉइंट नंबर 1, कंपनी बाउंड है मेंबर के लिए। ऑर्डिनरी मेंबरशिप, जिस दिन मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे ना उस दिन मुझे ये सारे राइट्स मिलते हैं, ये मेंबरशिप मुझे मिलती है। पहला क्या मिलता है? क्या मिलेगा मुझे? शेयर सर्टिफिकेट। अरे दीदी आपने तो डीमैट वाला बताया है, ऑनलाइन बताया, लेकिन मेरे पास हक है कि मैं कभी भी क्या कर सकती हूँ? डीमैट को क्या कर सकती हूँ? आपने डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन सुना होगा। तो डीमटेरियलाइजेशन मतलब डीमैट, रीमटेरियलाइजेशन मतलब मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। मैं रिलायंस कंपनी को अगर कहूंगी कि मुझे सर्टिफिकेट दो, वो मुझे देंगे। मैं रिलायंस कंपनी से मांग रही हूँ मुझे दो दो दो, मुझे वो नहीं दे रहे। तो भैया आर्टिकल मेमोरेंडम में लिखा है, आर्टिकल में लिखा है, क्या लिखा है? कि शोल्डर मांगेगा तो देना पड़ेगा, मुझे वो नहीं दे रहे, तो अब मैं केस कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है। चलिए, नोटिस हक बनता है मेरा, क्या हक बनता है? जनरल मीटिंग में नोटिस दो। उनको पता है कि मुझे नोटिस दिया जाएगा, मैं मीटिंग में आऊंगी और मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी, जिससे हो सकता है उनका जो भी फ्रॉड है, उनका जो भी गलत है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो वो जानबूझ के मुझे नोटिस नहीं दे रहे। ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। जब अभी आप और आगे बढ़ोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस लेवल में जाती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने जानबूझ के मुझे नोटिस देने का नहीं सोचा है तो मेरा हक था ना नोटिस का। ये गलत कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? केस कर सकती हूँ। इसीलिए पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला? मेंबर, हेडिंग क्या है? कंपनी, तुम भी बाउंड हो। अगर तुम कुछ भी अगेंस्ट करोगे तो मेंबर का हक बनता है आपके अगेंस्ट केस करने का, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स दे कि क्या क्या राइट्स बनते हैं। पहला राइट क्या बोल दिया? शेयर सर्टिफिकेट। दूसरा क्या बोल दिया? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। फिर क्या बोल दिया? डिविडेंड राइट्स। बस इतने बनते हैं? नहीं, ये तो कुछ बस चंद एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ ए ब्रॉड बाय, क्या लिखा है? मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। नॉर्मली एक्शन कौन लेता है? अगर एओ, खड़े होकर भी बात कर सकता है भाई। नहीं नहीं बैठाऊंगी, ताकि कल होमवर्क करके लाओ ना तुम लोग, पनिशमेंट है ये। आपने होमवर्क किया बेटे?
अच्छा है, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। हाँ जी, एओ अगर ब्रीच होता है तो नॉर्मली कौन केस कर सकता है? मेजोरिटी। लेकिन उन्होंने क्या बोला? माइनॉरिटी भी केस कर सकता है। माइनॉरिटी कब कब केस करेगा? माइनॉरिटी कब कब केस करेगा? अगर उसका पर्सनल राइट हिट होता है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है कब माइनॉरिटी केस कर सकता है? तभी पीछे कहीं इसी चैप्टर में पढ़ा था हमने, डिसेंटिंग शोल्डर, कुछ धुंधला सा याद आ रहा है? पोस्टल बैलेट के केस में। और अभी तो पढ़ा था। पोस्टल बैलेट बोलना सही रहेगा, उसके अंदर का पॉइंट बताना पड़ेगा तुमको। डिसेंडिंग शोल्डर डिसएग्री थी, किससे डिसएग्री कर रहे थे? सिचुएशन बताओ। प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज हम जो चेंज करे थे, ये है इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि मुझे बनाना है क्या? रोड। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं यार पैसा बचा, एक काम करती हूँ ब्रिज बनाती हूँ, तो इससे अगर तुम डिसएग्री करो, माइनॉरिटी 75% लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ बस आपको ये बता रहे कि हक मेजोरिटी का भी बनता है और हक माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी के क्या क्या हक बनते हैं? पर्सनल राइट इफेक्ट हो रहा है, अल्ट्रा वायरस, या फिर कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है, या फिर कुछ फ्रॉड, या फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब होता है अनजस्ट। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अनजस्ट। अगर कुछ भी अनजस्ट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो सुनो माइनॉरिटी, तुम कुछ जो चंद लोग हो, तुम लोग क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? तुम भी केस ठोक सकते हो, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट। तो क्यों यहाँ पे हेडिंग है ऐसा? कंपनी तुम भी बाउंड हो, क्योंकि भैया हमने पावर दे रखी है मेंबर्स को। क्या क्या पावर? केस करने की। और ये पावर बस किसकी नहीं, मेजोरिटी की नहीं है, माइनॉरिटी की भी है। अगर सिंगल किसको नोटिस भी नहीं मिला, किसी को डिविडेंड नहीं मिला, तो भी वो क्या कर सकता है? केस। तो माइनॉरिटी को मिल रखी है, मेजोरिटी को मिल रखी है, और इवन अ सिंगल मेंबर भी केस कर सकता है अगर उसका कुछ भी है ना राइट हिट होता है। तो यहाँ एक केस दे रखा है, इस केस में ये बोल रखा है मेंबर कैन सू द कंपनी टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये थे अच्छे प्रेजेंटेशन। क्या ये 4 हेडिंग 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ट्राई करेंगे बताने का। हटा रही हूँ स्क्रीन से। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? मेंबर केस कर सकता है अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल का वायलेशन होता है, उसके अगेंस्ट कुछ लगे। सेकंड पॉइंट, मेंबर्स के पास राइट्स है। कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? शेयर सर्टिफिकेट, नोटिस, डिविडेंड, ठीक है। फिर जनरली केस बस कौन कर सकता है? मेजोरिटी। जनरल रूल, मेजोरिटी ही एक्शन लेगा। एक्सेप्शन, माइनॉरिटी को भी बहुत सारी पावर दे रखी है। ये माइनॉरिटी के पास कब कब पावर आएगी केस करने की? पर्सनल राइट इफेक्ट हो रहा है, अल्ट्रा वायरस हो रहा है, या फिर इलीगल कुछ भी फ्रॉड हो रहा है। बस ये मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया। आओ तुम्हारी बुक, चलिए बस एक बार अंडरलाइन करो क्या लिखा है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, बाइंड करता है, ठीक है। मेंबर कंपनी दोनों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट। मेंबर कैन ब्रिंग द एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, तो एक्शन को सू बोल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट बाय दी, अगर इन्फ्रिंजमेंट किया तो उसको वायलेशन बोल सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है? वायलेशन, छीनना। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो राइट्स लिखे हैं उस राइट्स को आपने छीनना। इन्फ्रिंजमेंट का सही जो मीनिंग है वो छीनना होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देके ये लोग बता रहे हैं कि भैया एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको नोटिस नहीं दिया वगैरह वगैरह। चलिए, नॉर्मली एक्शन कौन ले सकता है ब्रीच ऑफ आर्टिकल में अगेंस्ट द कंपनी? मेजोरिटी। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंडिविजुअल और माइनॉरिटी आप भी केस कर सकते हो, वैसे तो नहीं, कैन नॉट सूट, लेकिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? पर्सनल राइट पे बात आएगी, अल्ट्रा वायरस होगा, इलीगल होगा, फ्रॉड। ऑपरेशन का मतलब क्या बताया? अनजस्ट, अनजस्ट, ठीक है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होगा तो आप भी केस करोगे। क्लैरिटी है? बताइए। पहला हमने पढ़ लिया मेंबर बाउंड है, दूसरा क्या पढ़ा हमने? कंपनी भी बाउंड है। क्या लिखने वाला कंटेंट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, लेकिन मैं आपको पैरेलली ये भी बता रही हूँ लिखना क्या है। ये 4 बातें बताओ, अगर ये वाला पॉइंट हिट होता है तो दैट्स इट। चलिए, अब कौन बाउंड है क्या बाउंड? मेंबर बाउंड टू मेंबर करता है क्या? नो no. ठीक है। चलिए, पैर दर्द हो रहे मेरे बच्चों, वापस आओ नलाई को। हेडिंग बताओ, कंक्लूजन समझ में आ गया? बस इतना लिखोगे नंबर मिल रहे हैं ना तुम लोग को? मिल ही तो नहीं रहे हैं दीदी। आओ एग्जाम्पल देके पहले समझेंगे। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। आओ, सबसे पहला आर्टिकल सेज शेयर कैन ट्रांसफर ओनली बाय अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। आर्टिकल में प्रोसेस लिखी है। क्या प्रोसेस लिखी है आर्टिकल में? कि अगर किसी को ट्रांसफर करना है, मुझे सृष्टि को शेयर ट्रांसफर करना है, तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, मैं सृष्टि को दे दूंगी, और साथ में अग्रीमेंट बनाऊंगी। अग्रीमेंट में लिखा होगा कि मैं ट्रांसफर करूँ सृष्टि को, ठीक है। तो आर्टिकल में जो प्रोसेस दे रखी है फॉलो करो। एवरी मेंबर मस्ट फॉलो दिस रूल। आर्टिकल, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम
अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं, मेंबर्स की बात करूं, तो मेंबर क्या करेगा, मेमोरेंडम फॉलो करेगा, आर्टिकल फॉलो करेगा, ठीक है, उसका यही काम है बस. अ मेंबर वॉयलेट अ प्रोविजन ऑफ एओ, नॉर्मली द इंडिविजुअल मेंबर कैन नॉट सू. अगर मेंबर कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करता है, मैंने अग्रीमेंट नहीं बनाया, मैंने गलत किया, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि बाकी के जो शेयर होल्डर्स है उन पे कोई इफेक्ट होगा क्या? ये तो मुझ पे इफेक्ट होगा, ठीक है. अगर किसी ने गलत किया तो एक्शन उसके अगेंस्ट, कंपनी केस फाइल करेगी, दूसरा मेंबर केस फाइल करेगा. अगर मैंने कुछ फ्रॉड चीटिंग किया, ठीक है, कंपनी के अंदर रहकर मैंने कुछ गलत किया, तो केस कौन करेगा? कंपनी मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगी कि दूसरा मेंबर मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा? कंपनी करेगी. तो यहाँ पे यही कह रहे, अगर कोई मेंबर वॉयलेट करता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो नॉर्मली इंडिविजुअल मेंबर केस फाइल नहीं करता है पर्सनली. तो केस फाइल करता कौन है? कंपनी एक्शन लेती है. पहले तो एग्जांपल समझ में आ रहा है. पहला क्या बोलता है, अगर शेयर ट्रांसफर करना लिखा है तो मेंबर तुमको रूल फॉलो करना है. सेकंड एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, कोई मेंबर गलत करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? कंपनी, दूसरा मेंबर थोड़ी ना लेगा. टू शेयर होल्डर प्लान टू यूज द कंपनीज फंड. दो शेयर होल्डर ने सोचा कि चलो कंपनी का फंड यूज करते हैं. अंबानी ने सोचा रिलायंस कंपनी का जो फंड है अपना पर्सनल घर बना लेता हूँ, अपने बच्चे की शादी कर लेता हूँ उससे, ठीक है, विच इज द फ्रॉडुलेंट एंड द अल्ट्रा वायरस. शेयर होल्डर में अप्रोच द कोर्ट, क्या लिखा है? में, क्योंकि एक्शन तो कौन लेगा? कंपनी ही लेगी. लेकिन अगर कंपनी नहीं ले रही क्योंकि अंदर सब उन्हीं के है, तो मेंबर अप्रोच करेगा जरूर, लेकिन केस आगे कंटिन्यू कौन करेगा? कंपनी ही करेगी. ये बात समझ में आ रही है? चलिए. अ शेयरहोल्डर पर्सनली सेल द गुड्स टू अनदर शेयरहोल्डर. अ डिस्प्यूट ओवर द पेमेंट अंडर द पर्सनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गवर्न बाय. अरे भाई, मैं अपने शेयर का क्या कर रही हूँ, क्या ये एओए में उसको कोई लेना देना, कंपनी को कोई लेना देना होगा क्या? नहीं, शेयर ट्रांसफर कर रही हूँ, प्रोसेस मुझे बस फॉलो करना है, लेकिन किसको बेचना है किसको नहीं बेचना उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं. पब्लिक कंपनी है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स मुझे ऋषिका को बेचना है, मुझे कुशाक को बेचना है, क्या रिलायंस कंपनी मुझे रोक सकती है? क्योंकि पब्लिक कंपनी के तो शेयर क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल. तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि मेंबर आप एक दूसरे से बाउंड नहीं हो. आ जाइए. मेंबर आर बाउंड बाय दी एओए. मेंबर बाउंड किससे है? एओए से, इन रिलेशन टू ईच अदर. हर शेयर होल्डर एओ से बाउंड होता है कंपनी से, लेकिन वो आपस में नहीं. ए डज नॉट क्रिएट द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ये मेंबर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ मेंबर और एक तरफ कंपनी का है. क्या आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं. जनरली मेंबर कभी भी केस फाइल नहीं करती है दूसरे मेंबर में डायरेक्टली. ब्रीच ऑफ एओ अगर होता है, क्योंकि एक्शन तो लेने वाला कौन है? कंपनी. पहली तीन बातें समझ में आ रही है? वापस पहला क्या है? मेंबर को एओ फॉलो करना है, ठीक है. एओ में साइन, एमओए में साइन किसने किया है? मेंबर ने, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और मेंबर के बीच में, एक मेंबर दूसरे मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता. तीसरा पॉइंट बोलता है कल को कुछ भी गलत होता है तो नॉर्मली केस कौन करता है? कंपनी एक्शन लेती है, कंपनी केस फाइल करती है, मेंबर्स नहीं. मेंबर में सू पर्सनली टू प्रिवेंट. अगर कुछ फ्रॉड चीटिंग हो रहा है तो मे लिखा है, वो चाहे तो कर सकती है अगर कुछ भी है जो कंपनी के नोटिस में नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू कौन करेगा? कंपनी ही खुद. एओ डज नॉट रेगुलेट द राइट्स. आपको अपने शेयर्स का क्या करना है? जो क्या लिखा है? अनरिलेटेड टू कंपनी, जो कंपनी से रिलेटेड ही नहीं है. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ अपने शेयर्स का, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है. कंपनी बस कह रही है एओ का जो प्रोसेस है वो फॉलो करो, दैट्स इट. क्लैरिटी है? पक्का? सेकेंड वाला फिर से, जिस दिन तुमने मेमोरेंडम और आर्टिकल में साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और मेंबर के बीच में. क्या मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं. फिर से लाइन रीड कर रही हूं. एओ क्रिएट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी मेंबर्स. क्लैरिटी? पक्का? चलिए इसे भी लगे हाथ पढ़ लेते. क्या लिखा है? कंपनी कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद आ रहा है? क्या बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस? पढ़कर आओ. कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो गया, पढ़ लिया, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. क्या आर्टिकल पढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है? मेमोरेंडम पढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं. कंपनी बाउंड नहीं है आउटसाइडर के लिए. आउटसाइडर मींस अ पर्सन. प्लीज थोड़ा सा एक बात समझना, यहाँ आउटसाइडर का मतलब क्या है? हर जगह डेफिनेशन बदलती रहती है. आउटसाइडर का मतलब यहाँ पे क्या है? जो मेंबर नहीं है. अब तुम ये नहीं समझना कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर. एग्जाम्पल समझना, मैं राकेश अभिषेक सर, ठीक है, मैं राकेश अभिषेक सर. राकेश अभिषेक सर क्या है? कंपनी के मेंबर है, और मैं बस डायरेक्टर, मैं मेंबर नहीं. एग्जाम्पल वापस से, राकेश अभिषेक सर क्या है? मेंबर है, मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है, और मैं बस ओनली डायरेक्टर हूं, ठीक है. अगर मैं आपसे ये बोल रही हूं कि आउटसाइडर का मतलब, यहां डेफिनेशन क्या है? आउटसाइडर मतलब जो मेंबर नहीं है. तो रॉकी सर, अभिषेक सर आउटसाइडर है कि इनसाइडर है? मैं क्या हूं? मैं आउटसाइडर हूं. यहां आउटसाइडर का मतलब क्या है? ये मत कहना दीदी आप तो डायरेक्टर हो,
कंपनी के, तो कंपनी के तो अंदर ही होना है। नहीं, आपको जनरल मीनिंग में नहीं जाना है। यहाँ आउटसाइडर का मतलब क्या है? जो मेंबर नहीं है, खत्म। तो साफ यहाँ पे उन्होंने ये बोला, इवन कंपनी का डायरेक्टर भी आउटसाइडर है। इवन कंपनी का डायरेक्टर भी क्या है? आउटसाइडर। ये क्या लिखा है? सोलिसिटर कौन होता है? एडवोकेट, लॉयर, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन कोई एडवोकेट को भी अपॉइंट किया है, कोई डायरेक्टर, इसका मतलब सारे एम्प्लॉय, सारे कंपनी के एम्प्लॉय क्या हो गए? आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब जो मेंबर नहीं है। रॉकी सर मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है, तो उन्हें हम मेंबर होने के कारण इनसाइडर बोल रहे हैं। मैं क्योंकि मेंबर नहीं हूं, डायरेक्टर बस हूं, इस कारण से मैं क्या हूं? आउटसाइडर। याद रहेगा? वापस हेडिंग क्या लिखा है? कंपनी बाउंड नहीं है, कंपनी बाउंड नहीं है। चलो, तो आउटसाइडर का पहले मीनिंग समझा है इन्होंने, आउटसाइडर का मतलब। अब ये कंटिन्यू, मेमोरेंडम आर्टिकल नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अगर कोई आउटसाइडर, बस चलो मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ ना, अभी मैंने एग्जांपल बताया, डायरेक्टर हूँ, रॉकी अभिषेक सर क्या है? मेंबर है। समझना एग्जांपल, ठीक? अब मैं आर्टिकल पढ़कर आती हूँ, क्या मेरा और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? नहीं, डायरेक्टर का अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो मैं तुम्हारी बात करती हूँ, तुम सीएस हो, रिलायंस कंपनी ने तुम्हें सीएस अपॉइंट किया, तो तुम आर्टिकल पढ़कर आए थे, है ना? तो आर्टिकल ही कॉन्ट्रैक्ट है क्या तुम्हारा? तुमने साइन किया क्या आर्टिकल में? हुआ क्या है? तुमने एक अलग से सुना होगा, तुमने ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर आता है, वो ऑफर लेटर आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है। जस्ट बिकॉज मेमोरेंडम आर्टिकल में साइन किसके होते हैं? मेंबर्स के, तो वो है इनसाइडर, आप आउटसाइडर हो। आउटसाइडर के लिए कंपनी तब बाउंड होगी जब उनके बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? तो डायरेक्टर को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट, सीएस को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने कहा मेमोरेंडम आर्टिकल कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्रिएट नहीं करते, क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। एंड आउटसाइडर मस्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा है। क्या तीन बातें समझ में आई? पहली बात क्या समझा रहा है? आउटसाइडर वो होता है जो मेंबर नहीं। इवन कंपनी का डायरेक्टर भी आउटसाइडर, सोलिसिटर भी। सोलिसिटर को अलग से इसलिए बताया क्योंकि एक केस है उस पर, अदरवाइज वो बस एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टर दे रहे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे सब आ जाएगा, डायरेक्टर, सोलिसिटर, सीए, सीएस, सीएमए, सब आ जाएगा। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एमओए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? अलग से सेपरेट बनाना पड़ेगा। चलिए एक केस समझते हैं, केस है इंपॉर्टेंट, ये एली का केस है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो केसेस के नाम मैं बोलती हूँ उन्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी ऊपर हमने दो केस समझे, रंगाराज का केस याद आ रहा है, एक और बोरलैंड ट्रस्टी का केस याद आ रहा है, तीसरा एली केस याद रखना है। एली, ठीक है? क्या बोलते हैं एली? एली पॉजिटिव लाइफ एश्योरेंस कंपनी क्या बोलते हैं? कहानी थोड़ा सा समझना। एली को अपॉइंट किया गया, क्या थी वो? सोलिसिटर, कंपनी की लॉयर थी। ठीक है? एली को अपॉइंट किया कंपनी में, आउटसाइडर है कि इनसाइडर है? आउटसाइडर है, एम्प्लॉई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेटेड दैट, आर्टिकल में लिखा था एली वुड एक्ट एज अ कंपनी सॉलिसिटर। आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस बात का याद रखना, क्योंकि यहाँ आउटसाइडर के लिए कंपनी तभी बाउंड होगी जब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉट रिमूव, क्या लिखा है? सॉलिसिटर एंड वुड नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट द मिसकंडक्ट। आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि जो भी सॉलिसिटर को आपने अपॉइंट कर रखा है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक उसने क्या ना किया हो? मिसकंडक्ट। ये आर्टिकल में लिखा है। ठीक है? चलो, एली लेटर, एली बाद में क्या बनती है? कंपनी का मेंबर, वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, उसे लगता है कंपनी बहुत अच्छी है तो चलो शेयर होल्डर बन जाते। पहले वो क्या थी? पहले वो क्या थी? आउटसाइडर। ठीक है? अब वो क्या बन चुकी है? मेंबर, इनसाइडर बन चुकी है। कंपनी स्टॉप यूजिंग हिज सर्विस एज अ सॉलिसिटर, अब वो मेंबर बन चुकी है। अब वो ये कह रहे कि यार हमें इसे हटाना है, हमें नहीं रखना इसे। ठीक है? तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। एली क्या करती है? सूट फाइल करती है, किसके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट, कि भैया आपने क्या किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? उसने बोला आर्टिकल। वापस सुनना, उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। तो जब उससे पूछा गया कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो उसने क्या बोला? आर्टिकल में लिखा है। दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक हो गया आर्टिकल, दूसरा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था जब हमें लगेगा हम आपको निकाल देंगे कुछ दिन का नोटिस देके, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है। और आर्टिकल में क्या लिखा था? कि अगर आप मिसकंडक्ट करोगे तो निकालेंगे। ठीक है? नॉर्मल जनरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? अगर आप मिसकंडक्ट करोगे तो निकाल दिया जाएगा, या फिर हमें ठीक नहीं लगेगा तो हम निकाल देंगे नोटिस देकर। ठीक है? तो वहां पे और भी बातें लिखी थी। कंपनी ने उसे क्यों निकाला? क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हमें आपकी सर्विसेज ठीक नहीं लगी तो हम आपको हटा देंगे। ठीक है? लेकिन क्योंकि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट का वास्ता नहीं लिया, उसने क्या बोला? आर्टिकल। उन्होंने कहा आर्टिकल में लिखा है। उसने कहा कि आर्टिकल, हम तो बाउंड नहीं है। उसने बोला मैं तो मेंबर हूं ना। क्या वो बाद में मेंबर बन गई थी क्या? लेकिन
वो मेंबर बन गई थी तो मेंबर के राइट्स मिलेंगे ना उसे, आउटसाइडर वाले राइट्स कैसे मिल जाएंगे? अगर कहानी फंसी आउटसाइडर वाले क्लॉज में है तो आउटसाइडर के लिए हम कौन सी बात मानेंगे, कौन सी बात मानेंगे? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की बात मानेंगे, क्योंकि कंपनी बाउंड नहीं है, वापस कंपनी बाउंड नहीं है आर्टिकल पढ़ते वक्त आउटसाइडर के लिए। कंपनी को अगर बाउंड करना है तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी होती सिंगल तो फिर एली ये केस जीत जाती, एली ये केस हार गई। ही आर्ग्यू दैट द कंपनी वाज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, वो बार बार ये बात बोलती रही कि नहीं आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल में लिखा है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट हुआ है सॉलिसिटर की तरफ। कोर्ट ने बोला नॉट एली नॉट एनफोर्स दिस प्रोविजन बिकॉज आर्टिकल क्रिएट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे ही रीड करेंगे और उसमें अगर ये बातें कवर होगी तो आप जीतोगे, अदरवाइज नहीं। तो इस एक्शन जो था केस डिसमिस होता है और एली ये केस हार जाती है। तो पूरा कंक्लूजन ये है एओए बाइंड करता है किसको? मेंबर्स को, देयर कैपेसिटी एज अ मेंबर। अगर मेंबर है, मेंबर के राइट चुने गए तो आर्टिकल रीड करके केस किया जा सकता है। यहां उसके कौन से राइट की बात हो रही थी? सॉलिसिटर के लिए। सॉलिसिटर के टाइम पर हमें तो आर्टिकल पढ़ना ही नहीं है, उसके लिए तो हमें क्या पढ़ना है? उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, बट डज नॉट गिव द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर। क्लैरिटी है, ये केस याद रखना। अब क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे थे तो फाइनली रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, एक्सेप्शन बनाया गया। ये वाले पॉइंट में ओरिजिनल रूल बहुत हार्श है कि भैया आप क्यों कह रहे हो कि बार बार ये देखो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए। चेंजेस क्या किया? उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैन फॉर्म आर्टिकल कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इफ दिस सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि ठीक है, एली के केस के बाद उन्हें समझ में आया, कोर्ट को समझ में आया कि यार हमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। उन्होंने कहा आर्टिकल हम रीड करेंगे, लेकिन आर्टिकल भी तब रीड करेंगे जब क्या होगा? आपका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एली वाले केस में फिर क्या हुआ कि भैया तुम्हारा आर्टिकल भी था और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो अब हम तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन उससे पहले तो रूल नहीं बना था, ये रूल हमारा केस के बाद बना। तो इन्होंने कहा कि हम बातें सुन लेंगे, लेकिन सुनने की हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या? क्या अलग से आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तो आर्टिकल ने जो ये टेक्टाइल है ये ऑप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आउटसाइडर की बातें हम नहीं सुनेंगे अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डायरेक्टर बाउंड है आर्टिकल के द्वारा, अगर उसने कुछ भी क्लॉज ब्रेक किया तो उसकी लाइबिलिटी बनती है। मेंबर चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं? रेटिफाई कर सकते हैं। क्या क्लिक हो रहा है? रेटिफाई कर सकते हैं, डॉक्ट्राइन क्लिक हो रहा है आपको, ठीक है। इफ द कंपनी फेस लॉस, अगर कंपनी को बहुत लॉस होता है तो इसके लिए डायरेक्टर क्या करेगा? पूरा का पूरा लॉस है ना रिम्बर्स करके देगा, मतलब पे करेगा, कंपनसेट करेगा। तो पूरी कहानी अब कंप्लीट होती है। एक बार पूरा सम अप हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ। क्या कंपनी बाउंड है आउटसाइडर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बस आर्टिकल मेमोरेंडम से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, आपको इसके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एली का एक केस हुआ था जिसमें एक सॉलिसिटर को अपॉइंट किया गया और आर्टिकल में कुछ बातें लिखी थी, उसको लेके मिसकंडक्ट होगा तो ही निकाला जाएगा, ठीक है। अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या बात सुनी जाएगी? अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो बात सुनी जाएगी। इस केस के बाद ही ये इन्होंने फॉर्मेट निकाला, ये जो चीज उन्होंने आपको ऊपर पहले अब बता दी। अब पूरा का पूरा आपका ये पूरा कंसेप्ट होता है ओवर। बताइए क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कहाँ गया, हाँ, अब मुझे बताओ ये हेडिंग अब क्लियर हुई है? मेन हेडिंग क्या बोलता है, क्या लीगल इफेक्ट है? मेमोरेंडम आर्टिकल जिस दिन रजिस्टर्ड होता है उसका लीगल इफेक्ट क्या है कि कंपनी बाउंड टू मेंबर, मेंबर बाउंड टू कंपनी, लेकिन मेंबर इंटर से बाउंड नहीं है। पक्का नहीं है ना? देन आखिरी पॉइंट क्या है? कंपनी आउटसाइड के लिए बाउंड नहीं है। और ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला। इनमें जो हमने 3 केसेस पढ़े उन 3 केसेस के नाम बताओ। पहला रंगराज, कंक्लूजन बताओ क्या था? नाम भूल भी गए तो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। पता चला नाम याद हो गया, क्या बोला था? ओवरराइड नहीं करेगा। देन बोरले लैंड के केस में मेंबर जब फॉलो कर रहा था तो शेयर्स अगर ट्रस्टी के हाथ में आए तो ट्रस्टी भी फॉलो करेगा। एली वाली केस में क्या हुआ था? सॉलिसिटर को अपॉइंट किया है, बस आर्टिकल देखना है, क्या? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात तब सुनेंगे जब आपका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं है तो नहीं। एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आ रही वापस। गोल्डी हमारा बैंक को लोन लेना है, ठीक है। हम बार बार बैंक को क्या बोलते हैं? आर्टिकल पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देख कर आना चाहिए, यही पढ़ते हैं ना, इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यही बातें बोलता है कि भैया देख के तो आना चाहिए। अगर इन लोगों ने देख रखा है तो हमने अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट और आर्टिकल को अब साथ में देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है
गोल्डी बस रीड करके आता है और बोलता है नहीं अब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, बाउंड करने के लिए दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहां पे जाके आपका टॉपिक होता है ओवर। चलो पानी पी लो बच्चों।